नमस्कार, वेलकम बैक। मैं प्रिंस, आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम 12th 100 मार्क्स अंग्रेजी के पोएट्री सेक्शन का एक वंडरफुल चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के समरी को पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के समरी को पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले इसी पाठ का मैंने इसका बेसिक पॉइंट वाला वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें राइटर से संबंधित और पाठ के कुछ मुख्य बातों से संबंधित जहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं या पाठ को समझने में आसानी होगी, उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले, समरी को समझने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देखें। आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप वो वीडियो को देख लेते हैं तो समरी को समझने में आपको आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लस में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भी ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ राइटर के बारे में जानते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है। तो वाल्ट विटमैन, जैसा कि आप देख रहे हैं वाल्ट विटमैन, इसको मैंने पहले वीडियो में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है राइटर के बारे में, उससे संबंधित कुछ बातें, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे यहाँ भी देख लीजिए। नेम क्या है इनका, तो वाल्ट विटमैन। इनका जन्म कब हुआ था, तो 31 मई 1819 को, यानी कि 31 मई 1819 को इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ, तो वेस्ट हिल में। और वेस्ट हिल कहाँ है, तो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। माय डियर, तो इस तरह से आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में। कब हुआ, तो 31 मई 1819 को। इनकी मृत्यु कब हुई, तो 26 मार्च 1892 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। कहाँ, तो कैमेडॉन, न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट में, यानी कि अमेरिका में ही न्यू जर्सी के कैमेडॉन में इनकी मृत्यु हुई। माय डियर, एक चीज़ कॉमन है 1819, और देखिए यहाँ 1892, यानी कि 9 इधर कर दीजिए और एक जो है उसको 2 इधर कर दीजिए। 1819 में इनका जन्म हुआ और 1892 में इनकी मृत्यु हुई। तो आप यहाँ से इनकी जन्म और मृत्यु को रिलेट करके याद कर सकते हैं। 19 और 92, 9 इधर और एक का डबल 2 इधर आ गया है। तो यहाँ से आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। अवार्ड में देख लेते हैं इनको कौन कौन से प्राइज़ मिला। तो गोल्डन काइट अवार्ड फॉर पिक्चर बुक इलस्ट्रेशन के लिए इनको गोल्डन काइट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चलिए समरी को शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि हाउ टू राइट समरी, समरी को कैसे लिखें। ये बहुत लोगों का हमसे सवाल होता है, स्टूडेंट लोगों का, कि सर समरी को लिखे कैसे, स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे एक अच्छा स्टार्ट दें, कैसे हम एग्जामिनर को संतोष दिला सके, उसको भरोसा दिला सके कि हम अच्छे लिखने वाले हैं, अच्छे तरीके से हम लिख सकते हैं। तो माय डियर, उसके लिए मैं 3 स्टेप यहाँ बताने का प्रयास किया हूँ, और भी वीडियो में मैंने बताया है कि आप 3 स्टेप का प्रयोग करके आप अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे पहला क्या है, तो गिव अ गुड स्टार्ट, एक अच्छा स्टार्ट दीजिए। कैसे देंगे, हाउ, तो मेंशन द चैप्टर एंड राइटर नेम, चैप्टर और राइटर के नाम को लिखिए। एनी अचीवमेंट ऑफ द राइटर, राइटर के किसी अचीवमेंट को लिखिए। टाइप ऑफ द प्रोज एंड लास्टली द थीम ऑफ द चैप्टर, किस तरह का प्रोज है उसके प्रकार को लिखिए, और लास्ट में आप चैप्टर के थीम यानी कि विषय वस्तु को लिखिए। स्टेप 2 देखते हैं। नाउ राइट द बॉडी ऑफ योर समरी, जब आप इतने चीज़ों को लिख लिए हैं तो उसके बाद क्या कीजिए, समरी के बॉडी को लिखिए। और बॉडी को कैसे लिखिए, हाउ, तो टेक एटलीस्ट 3 और 4 पैराग्राफ इन शॉर्ट, यानी कि कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 और 4 पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ में उनके समरी को लिखें, यानी बॉडी को लिखें। आगे देखते हैं स्टेप 3 में, लास्टली कंक्लूड योर समरी, और अंततः अपने समरी को कंक्लूड करने का प्रयास करें, निष्कर्ष लिखने का प्रयास करें। कैसे लिखे, हाउ, तो जस्ट मेंशन हाउ वाज द राइटर्स वर्क्स, यानी कि राइटर का वर्क्स कैसा है, राइटर्स ने किस विषय पर, एंड द मैसेज ऑफ द चैप्टर, और चैप्टर से क्या मैसेज जाता है, चैप्टर किस विषय का मैसेज देता है समाज को। तो इस तरह से 3 स्टेप का प्रयोग करके आप अपनी समरी को बेहद ही आकर्षक, अट्रैक्टिव बना सकते हैं और अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, इसकी समरी को देख लेते हैं। द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन कंपोज बाई एन अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमैन। माई डियर, जितना भी मैंने आपको प्रोज सेक्शन का, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, उसमें हम लोग रिटेन लिखते थे, बट कविता में कंपोज लिखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ना, कंपोज शब्द, कविता को कभी भी कंपोज किया जाता है, उसको सजाया जाता है, उसको बनाया जाता है। तो कविता के लिए आप कंपोज शब्द का प्रयोग करेंगे। और आप जब भी कोई प्रोज सेक्शन से, यानी कि कहानी, निबंध या स्पीच के लिए समरी लिख रहे हैं, तो वहाँ पे रिटेन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन कंपोज बाई एन अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमैन।
विटमैन की जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसको एक अमेरिका के पोएट वाल्ट विटमैन के द्वारा कंपोज किया गया है, बनाया गया है, लिखा गया है। ही वॉज बोर्न इन 1819, उनका जन्म कब हुआ? तो 1819 में, एंड डेड इन 1892, 1892 में उनकी मृत्यु भी हो गई। ही वर्क एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, मतलब कि ये जो थे वाल्ट विटमैन साहब अपने 12वें बर्थडे से पहले तक एक कारपेंटर के रूप में इन्होंने काम किया, यानी कि जिसको हम बढ़ई कहते हैं हिंदी में, तो कारपेंटर के रूप में भी ये काम किए। आगे लिखा हुआ है ही ऑल्सो वर्क एज अ प्रिंटर, इन्होंने कारपेंटर नहीं बल्कि प्रिंटर के रूप में भी काम किया, टीचर के रूप में भी काम किए, एडिटर संपादक के रूप में भी काम किए, एंड वॉलंटरी नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, और जब अमेरिका में सिविल वार छिड़ा था तो उस समय इन्होंने वॉलंटरी नर्स का भी काम किया, यानी कि जो आप देखते हैं ना मेडिकल सेक्टर में होते हैं, जब वार छिड़ता है तो बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है उसमें कि आप वॉलंटरी की तरह पे घायल लोगों की मदद कीजिए, उनकी देख रेख कीजिए, तो उसमें भी इन्होंने काम किया, जिसको कि हम वॉलंटियर भी अपने शब्दों में कह सकते हैं। आगे देखेंगे हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास, इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं जिसके लिए जाने जाते हैं माने जाते हैं, तो सबसे बेहद कौन सा फेमस वर्क है, रचना है, वर्क्स मीन्स यहाँ रचना हो जाएगा, काम नहीं, जो सिंपल शब्द वर्क मीन्स काम होते हैं वो यहाँ नहीं होगा, वर्क मीन्स रचना, जो इनकी सबसे फेमस रचना है वो क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास। आगे स्लाइड में देखेंगे इन दिस पोएम, मतलब इस कविता में ही टेल्स अबाउट हिमसेल्फ, वो खुद से बातें करते हैं, इंजॉय हिमसेल्फ, और खुद से इंजॉय करते हैं, खुद से अपनी मस्ती मनाते हैं, एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ, और खुद के लिए गाते भी हैं, यानी कि कविता में वो क्या करते हैं? खुद से बातें करते हैं, खुद से इंजॉय मनाते हैं, किसी इंजॉय करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की उनको आवश्यकता नहीं है, एंड गाने के लिए भी, एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ, और खुद के लिए गाते हैं। क्या कमाल की कविता है। मैं कविता की हिंदी मीनिंग भी समझाने का प्रयास करूँगा। हमारी अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप इसकी हिंदी मीनिंग जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। पूरी कविता को मैं हिंदी में बताने का प्रयास करूँगा। आगे देखते हैं, बट द पोएट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर, लेकिन पोएट जो है वो बताते हैं कि हम दूसरे लोगों से अलग नहीं है, जैसे सब लोग हैं वैसे हम भी हैं, है ना। भले वो खुद के लिए गाते हैं, खुद के लिए इंजॉय करते हैं, खुद से बातें करते हैं, लेकिन वो दूसरे से अलग नहीं है, जैसे सब लोग हैं वैसे कभी भी हैं। ही टेल्स, वो कहते हैं, ही टेल्स हिमसेल्फ डैट एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड बिलोंग टू हिज सॉइल, वो बताते हैं, वो कहते हैं खुद से कि जो उनके उनके बॉडी का एक एक एटम है, एक एक कण है, यानी कि ब्लड का एक एक कतरा है, खून का एक एक कतरा है, बिलोंग टू हिज सॉइल, वो उनके आत्मा से जुड़ा हुआ है, और जैसे सभी में खून है उनमें भी खून है। अगर दूसरे के ब्लड का रंग कलर जो है वो रेड है, तो लेखक के भी यानी कवि के भी ब्लड का कलर क्या है? रेड ही है, तो दूसरे से अलग नहीं है, किसी भी व्यक्ति से वो डिफरेंट नहीं है, और खुद से भी ध्यान दीजिए, खुद से भी वो क्या है? अलग नहीं है, क्योंकि अगर दूसरे को देखें, सारे अमेरिकन को देखें तो उनके भी एटम क्या हैं? जैसे हैं जैसे इनके एटम है, यानी कि खून का एक एक कतरा जैसे सारे लोगों का वैसे कभी का भी हैं। आगे देखेंगे, ही ऑलवेज एज्यूम एवरीथिंग विच इज़ राइट, वो कहते हैं, वो ही ऑलवेज एज्यूम, वे हमेशा कल्पना करते हैं कि एवरीथिंग विच इज़ राइट, जो कुछ सही है उसके बारे में वो हमेशा क्या करते रहते हैं? कल्पना करते रहते हैं। ही ऑल्सो सेज, वो ये भी कहते हैं, डैट कि एवरी एटम ऑफ ब्लड इज़ द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, कि सारे ह्यूमन बींग्स में, सभी लोगों में क्या है? तो ब्लड जो है, एटम का, ब्लड का एक एक एटम जो है, एक एक कण जो है, एक एक कतरा जो है सेम है, सारे अमेरिकन एक जैसे हैं, क्योंकि उनके खून का रंग एक जैसा है, वो एक जैसे ही बिहेव कर सकते हैं, एक जैसे, यानी कि ये एक तरह से यूनिटी को शो कर रहे हैं, यूनिटी को दिखाना चाहते हैं कि हम अलग नहीं हैं। बट देखिए ये लिटरेचर है, यहाँ साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे तो आज के डेट में खून भी अलग हो जाता है, खून का ब्लड ग्रुप देख लीजिएगा अलग होता है, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का ओ है। बट ये लिटरेचर है, ये साहित्य है, यहाँ कल्पनाओं की बात और समाज को जोड़ने का काम किया जाता है। साहित्य क्या है? तो लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, साहित्य हमारे समाज का दर्पण होता है। तो उसी तरह यहाँ साइंटिफिक चीज़ों को नहीं लाना है, यहाँ कल्पनाओं के माध्यम से हमें एक गुड मैसेज देना है, समाज को एक अच्छा मैसेज देना है, जिससे आने वाला समाज क्या करे? एक यूनिटी में जुड़ करके रहे, एक एकीकरण के सिद्धांत को जोड़ करके चले। आगे देखेंगे, ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग, वह हमेशा सोचते हैं, और थॉट, फीलिंग मतलब उनको महसूस होता है या सोचते हैं, इन माइंड, अपने माइंड में, आइदर गुड और बैड, अच्छे चीज़ों के बारे में और बुरे चीज़ों के बारे में, उनके दिमाग में हमेशा ये ख्याल आते रहता है, सोचते रहते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग,
गुड और बैड के बारे में। ही इज़ रेडी एट एवरी डेंजर इन हिज लाइफ, वो तैयार हैं, वो कहते हैं कि हम तैयार हैं अपने जीवन में प्रत्येक खतरे से, जो भी हमारे जीवन में खतरा आने वाला है, डेंजर आने वाला है ना, उसके लिए मैं तैयार हूँ। ही एक्सेप्ट, वो स्वीकार करते हैं डैट कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, ये लाइफ जो है, जीवन जो है, केवल फूलों का ही सेज नहीं होता है। या बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है फूलों का सेज। आप अगर जवाहरलाल नेहरू को पढ़े होंगे, उनको जानते हैं, तो उनके एक बहुत ही मशहूर कोटेशन है बेड ऑफ रोजेज के बारे में, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। तो उसी तरह ये भी बताते हैं कि जीवन जो होता है वो बेड ऑफ रोजेज नहीं है, केवल फूलों का ही सेज नहीं होता है, बल्कि उसमें कांटे भी आ सकते हैं। कहने का मतलब है कि जीवन में दुख भी आ सकता है। आगे देखते हैं, ही सेज, वो कहते हैं ही इज़ 37 ईयर्स ओल्ड, कि मात्र वो अभी 37 साल के हैं, एंड ही इज़ हेल्दी, और वो स्वस्थ हैं, एंड होप, और आशा भी करते हैं कि टू रिमेन हेल्दी, रिमेन मतलब जारी रहना, टिल डेथ, कि मृत्यु तक वो ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे। यानी कि स्वस्थ कहा जाता है ना कि स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि वो स्वस्थ हैं और मरने के दिन तक वो स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमार पड़ना नहीं चाहते हैं, बीमारी से ग्रसित होना नहीं चाहते हैं। और वो बताते हैं कि मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ, रिमेन मतलब जारी रहना, मैं हेल्दी ही रहूँगा मरने के दिन तक। आगे देखेंगे, अब अंत करेंगे कंक्लूजन के माध्यम से। एट लास्ट, अंततः ही सेज, वो कहते हैं इट शुड बी लाइक डैट एवरी वन शुड थिंक डैट देयर इज़ नथिंग इन लाइफ, सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड ट्राई टू मेक हैप्पी। वो कहते हैं कि ये सही है कि लोग ये सोचते हैं, लोगों को ये सोचना चाहिए कि डैट देयर इज़ नथिंग इन लाइफ, कि जीवन में कुछ भी नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं है, जीवन ये कुछ नहीं है, आप यहाँ से कुछ न ले जाएंगे न कुछ लेकर आए हैं, ये सही है, कम से कम इतना तो लोग सोचते हैं। सो इसलिए ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए, एंड ट्राई टू मेक हैप्पी, और खुश दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास कीजिए। यानी कि आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास कीजिए। तो माय डियर, ये समरी हुआ, सबसे आसान भाषा में मैंने आपको समरी समझाने का प्रयास किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।